Welcome to Audit Revision Chapter 4 Essay 520, that is Analytical Procedures. As usual सबसे पहले बर्ड्स आई व्यू देख लेते हैं. एज यूजुअल इंस्टीट्यूट ने चैप्टर का सीक्वेंस बहुत ही घटिया किया है. तो पहले चैप्टर का पहला पार्ट आता है जिसमें अपने को व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर ये समझना है. एनालिटिकल प्रोसीजर का डेफिनेशन, कंपैरिजन. एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब बेसिकली कंपैरिजन होता है. 5 तरीके के कंपैरिजंस मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर होते. फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि कोई कोई चीजें सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर से ही की जा सकती है और कोई तरीका नहीं है, और ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है. ये फर्स्ट पार्ट में क्या क्या सीखने का है. डेफिनेशन, इसमें कंपैरिजन होता है, कितने टाइप के कंपैरिजन है वो, और एग्जाम्पल क्यों एनालिटिकल प्रोसीजर जरूरत है, एंड ऑब्जेक्टिव एज पर ऐसे 520. ये ए पार्ट हो गया. नाउ बी पार्ट. और बी पार्ट चालू करने के पहले अपने को समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. फिर आता है टाइमिंग. तो टाइमिंग के 3 पार्ट है. तो एनालिटिकल प्रोसीजर कब यूज करते. एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग फेज में भी यूज कर सकते, टेस्टिंग में भी यूज कर सकते, कंप्लीशन में भी यूज कर सकते. तो जब इन तीनों में से सिर्फ टेस्टिंग फेज में जब यूज होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, जब टेस्टिंग फेज में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्सटैंटिव. सब्सटैंटिव के 2 पार्ट है, एसएपी एंड टीओडी. सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल. तो यहां से तो समझ में आया ही रहेगा एनालिटिकल प्रोसीजर का छोटा सा पार्ट इज एसएपी. तो एनालिटिकल प्रोसीजर के 3 पार्ट, उसमें से टेस्टिंग. तो टेस्टिंग में भी 2 पार्ट, उसमें का एक इज एसएपी. अब एससीपी को समझना है अपने को, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड. कब एसएपी यूज किया जा सकता है, उसका सैड पानी तुमको एक मेमोरी टेक्निक बना के दिया. टेक्निक अवेलेबल, तो कैसे यूज करना, ट्रेंड, रेशियो, रीजनेबल एंड स्ट्रक्चरिंग. एंड एपी टू यूज एसएपी, कब एसएपी यूज करना चाहिए, इसके अगेन 4 है. reliability of the data when it is suitable, development of expectation and determine acceptable difference. तो अल्टीमेटली अपन पूरे चैप्टर का कंक्लूजन इस स्टेज में लेके आते हैं. ये स्टेज में मेन कंक्लूजन अपने को समझ में आता है. तो मोटा मोटी पहले चैप्टर का पार्टिंग समझा. 2 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड, ऐसे डिवाइडेड है. तो पहला फर्स्ट पार्ट बेसिक. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर. डेफिनेशन, कितने टाइप के कंपैरिजन है, एग्जांपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो उससे चालू कर देते पहले डेफिनेशन. व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर. एनालिटिकल प्रोसीजर इज नथिंग बट इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. मुझे क्या करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना है. कुछ भी करके क्या करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट. किसके थ्रू एनालाइजिंग द प्लॉजिबल रिलेशनशिप. तो जो भी रिलेशनशिप पॉसिबल है किस में, अमॉन्ग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा का रिलेशनशिप ढूंढो और इस रिलेशनशिप ढूंढ के उसको इवैल्यूएट करो कि मेरे पास जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है कि रॉन्ग है. मेरे पास एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको मुझे टेस्ट करना है. टेस्ट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एनालिटिकल प्रोसीजर. इसमें क्या यूज होगा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा का रिलेशनशिप. अगेन क्या टेस्ट करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. किसके मदद के थ्रू, पॉसिबल रिलेशनशिप अमॉन्ग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. सिंपल, अभी रट्टा मार लो. क्या व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर मींस, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ plausible relationship among both financial and non-financial. Once again, what is analytical procedure? Evaluation of financial information through analysis of plausible relationship among both financial and non-financial. Last time, what is analytical procedure means, evaluation of financial information through analysis of possible relationship between financial and non-financial. तो ये हो गया फाइनेंस. अब सबसे पहले आता है कि फाइनेंशियल डेटा को एनालिसिस करने के एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों करना है.
अब से फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ असर्शंस होते हैं, मुझे क्या करने हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू सभी असर्शन टेस्ट कर सकते क्या? नहीं, असर्शन के लिए याद आ रहा ओसीसी है, तो अपना ऑकरेंस, कट ऑफ, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, तो ये सब थे क्या? ये थे अपने असर्शंस। तो सभी के सभी असर्शन एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू चेक किए जा सकते क्या? नहीं, सभी के सभी नहीं। जैसे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टेस्ट नहीं किया जाए, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी यस, एक बार वो टेस्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन ऑडिट करते समय असर्शन चेक करते हैं, सभी असर्शन एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू टेस्ट नहीं हो सकते, कुछ कुछ ही हो सकते। कुछ कुछ में कौन से हो सकते? कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। कौन से नहीं हो सकते? राइट्स एंड, हाँ हाँ, तो बहुत सारे, एक एग्जाम्पल के तौर पे तो कौन सा हो सकता? कंप्लीटनेस, ये दोनों कर सकते, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं कर सकते। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे नहीं है, मॉड्यूल के एग्जाम्पल से, अगर मुझे रेंट चेक करना है तो रेंट एग्रीमेंट निकालो, रेंट एग्रीमेंट में अमाउंट है वो देखो, रेंट जो भी अमाउंट है वो एक्चुअली बैंक अकाउंट में आया क्या देखो, हो गया। अगर तुम इंस्पेक्शन करेंगे तो रेंट एग्रीमेंट मिलेगा, उसमें अमाउंट मिलेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में अमाउंट मिलेगा, मैच हो जाएगा और तुम बोलेंगे कि सब कुछ सही है। बट मार्केट रेट 1 लाख है और तुम्हारा रेंट 50,000 है एग्रीमेंट में, तो गड़बड़ है। मतलब 50,000 कच्चे में आ रहे, 50,000 पक्के में आ रहे, एक्चुअली 1 लाख इनो भी ले रहा, बट प्रॉब्लम है कि मार्केट का रेट 1 लाख है और इधर 50,000 बताया है। ये सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू ही समझ सकता, हर चीज सिर्फ इंस्पेक्शन से नहीं समझ सकती। कुछ कुछ चीजें समझने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगेंगे। कोई कोई चीज बहुत बड़ा वॉल्यूमिनस है पर एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू शॉर्टकट हो सकता है। एग्जांपल सैलरी कैलकुलेशन, मुझे नंबर ऑफ पर्सन एवरेज सैलरी दे दो, मल्टीप्लाई करो, नंबर मैच करो, हो गया। डिटेल में टेक्स्ट करने की कोई जरूरत। तो एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू रेंट, सैलरीज, ये सब इजीली चेक किया जा सकता है क्या? तो अब मुझे से फॉर एग्जांपल सैलरी एग्जैक्ट मैच होगी क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू एवरेज सैलरी? नहीं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू एवरेज सैलरी करके एक नंबर आएगा, रियल नंबर से मैच करके देखो, नियरेस्ट है तो छोड़ दो, डिटेल में टेस्टिंग मत करो। बहुत बड़ा डिफरेंस है तो करो। तो भाई एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू बहुत सारा काम अपना बच जाता है। और कोई कोई चीजें ऐसे हैं जो एनालिटिकल प्रोसीजर के सिवा कर ही नहीं जा सकते, जैसा रेंट का एग्जांपल। तो रेंट मार्केट का क्या चालू है ये कब समझेगा? एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू ही समझेगा। तो एनालिटिकल प्रोसीजर के एग्जांपल समझ में आ गए। हाँ, तो इसमें दोनों के रिलेशनशिप पकड़ेंगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। जैसे रेंट के लिए फाइनेंशियल डेटा था पर एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज अ नॉन फाइनेंशियल डेटा। वही अगर मुझे होटल के रिसीट देखने के, नंबर ऑफ रूम ऑक्युपाइड इनटू रेंट, तो रूम ऑक्युपाइड इज अ नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो मुझे फाइनेंशियल भी डेटा चाहिए, नॉन फाइनेंशियल डेटा भी चाहिए, दोनों भी मुझे लग सकता है। अब आता है इसमें मैंने क्या बोला था? कंपैरिजन। डेफिनेशन समझ में आ गया, एग्जांपल थोड़े बहुत समझ में, और भी एग्जांपल लेंगे, 2-3 आ गए। अब आ रहा है कंपैरिजन। तो कौन से कंपैरिजन होते हैं? ठीक है, कंपैरिजन 5 तरीके का है। कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट टू इंडस्ट्री डेटा, अपना डेटा इंडस्ट्री के साथ। तो ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था शर्मा जी के बच्चे के साथ। कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डेटा विद सिमिलर पीरियड प्रायर डेटा, अपना ही पिछले साल से। 9th में तुम्हारे क्या परसेंटेज है, 10th में क्या परसेंटेज है। कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डेटा विद द क्लाइंट डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड डेटा, तुमको कितने एक्सपेक्टेशंस थे और क्या मिला। तो कंपैरिजन अपना डेटा विद इंडस्ट्री डेटा, अपना डेटा विद अपना ही पास्ट का डेटा, अपना डेटा विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। किसने डिसाइड? क्लाइंट ने। अपना ही डेटा विद ऑडिटर डिटरमाइन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड दो, एक क्लाइंट ने बनाया, एक अपन ने बनाया, दोनों के साथ कंपेयर। एंड क्लाइंट डेटा एक्सपेक्टेड रिजल्ट यूजिंग नॉन फाइनेंशियल। 5 तरीके का कंपैरिजन हो गया। अपना डेटा विद इंडस्ट्री डेटा, अपना डेटा विद अपना ही पास डेटा, अपना डेटा विद एक्सपेक्टेशंस मेड अप बाय क्लाइंट, एक्सपेक्टेशन मेड अप बाय ऑडिटर, एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट यूजिंग। अब इंस्टीट्यूट ने इसको बोल दिया कंपैरिजन इतने टाइप का है, बट इंस्टीट्यूट को टेक्निकल वर्ड्स में बताया नहीं। यही ट्रेंड, रेशियो, रीजनेबल एंड स्ट्रक्चरिंग है। देखो व्हाट इज ट्रेंड?
पास डेटा से चेक करो, सोना हर साल 10% बढ़ता है, तो अभी भी 10% बढ़ेगा प्रायर पीरियड डेटा। तो प्रायर पीरियड डेटा को कंपेयर करने को ही दूसरा नाम क्या है? ट्रेंड। रेशो किसके साथ? अपने साथ और अपना इंडस्ट्री के साथ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये एक पर्टिकुलर रेशियो इंडस्ट्री के साथ कंपेयर किया जाता है। तो मतलब अपना डेटा विथ इंडस्ट्री डेटा, तो ये किस में आता? रेशियो एनालिसिस। एक्सपेक्टेड डेटा यूजिंग नॉन फाइनेंशियल डेटा, ये हो गया रीजनेबलनेस। अगर भाई रूम्स इतने ऑक्यूपाइड है और मेरा एवरेज रेंट इतना है, मल्टीप्लाई करो, मोटा मोटी इतना रिसीट चाहिए, रीजनेबलनेस। रीजनेबलनेस किसको यूज करता है? नॉन फाइनेंशियल। तो नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज करने को क्या बोलेंगे? रीजनेबलनेस। सिमिलर डेटा प्रायर को ट्रेंड, इंडस्ट्री डेटा को रेशियो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और बाय दिस क्लाइंट, और ये तुम रेशियो में पकड़ लो या बाकी तीनों में किधर ना किधर तो बिठा लो। तो भाई यही आगे जाके अपन पढ़ने वाले डिटेल में, ट्रेंड, रेशियो, रीजनेबलनेस एंड स्ट्रक्चरल। तो ये तरीके हैं, ये किसके पार्ट से? एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब ही कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने के 5 तरीके। अपना डेटा विद इंडस्ट्री डेटा, अपना डेटा विद पास्ट प्रायर पीरियड डेटा, अपना डेटा विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बाय क्लाइंट और ऑडिटर, एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल। तो ये 5 तरीके के कंपैरिजन आ गए, और इसी कंपैरिजन को आगे जाके टेक्निकल वर्ड्स क्या है? ट्रेंड, रेशियो, रीजनेबलनेस एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। तो ओके, इधर तक कोनो इश्यू नहीं। Now what are the objectives? What are the objectives of SFI 20? To obtain relevant and reliable audit evidence using substantive analytical procedures. तो अब 2 मिनट पहले डिस्कस कर लेते डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। मैंने पहले बोला था, यहाँ पे अपने को डिस्टिंग्विश समझना है। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब ये 5 तरीके का कंपैरिजन यूजिंग फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल डेटा कंपेयर करना, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर। अब आता है एनालिटिकल प्रोसीजर कब यूज होता? अपन ने पहले बोला तीनों जगह यूज होता, प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन। प्लानिंग, भाई ऑडिट प्लान करना है, बहुत बड़ा एंटिटी, सब कुछ काम नहीं कर सकते, तो अपन क्या करते पहले? रैप। व्हाट इज रैप? मतलब कहां पे क्या होता है? रेस ढूंढना। कैसे ढूंढेंगे? एनालिटिकल प्रोसीजर करके। एनालिटिकल प्रोसीजर करके रैप किया जा सकता है, मतलब वो प्लानिंग स्टेज है। क्या क्या रैप के हिसाब से प्लानिंग होती है क्या? तो मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग में भी आया। नेक्स्ट टेस्टिंग, डिटेल में जाके चेक करना है कहां पे गड़बड़ है, तो उसमें 2 तरीके हैं, टीओडी एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल। एनालिटिकल प्रोसीजर को ही यूज करो, एनालिटिकल प्रोसीजर को ही यूज करो, पर यहां पर मेन पर्पस है टू फाइंड एविडेंस। टू फाइंड, अगर मैं एनालिटिकल प्रोसीजर के मदद से एविडेंस ढूंढता हूं तो देन इट बिकम्स सैप, देन इट बिकम्स सैप। कंप्लीशन, जब मेरे अल्टीमेट अपने को काम का है, ऑडिटर का काम, ओपिनियन किसके ऊपर डिपेंड है? कंक्लूजन एक है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे कंक्लूजन से उसके बेसिस पे ओपिनियन बनेगा, और कंक्लूजन के बेसिस पे ओपिनियन बन रहा है एविडेंस के बेसिस पे। और भी एक तरीका होना चाहिए एक बार का मोटा मोटी चेक करने के लिए कि मैं जो भी ओपिनियन दे रहा हूं सही दे रहा हूं कि नहीं। तो अगेन क्या यूज होगा? एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के लिए यूज होता, तब प्लानिंग। एविडेंस ढूंढने के लिए यूज होता है तो एसएपी, और कंक्लूजन के बेसिस पे जब ओपिनियन बना रहा है तब भी एनालिटिकल प्रोसीजर लगता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर एक ब्रॉडर टर्म है जो स्टार्ट, कंप्लीशन तो एंड हो गया ना, ओपिनियन एंड होता है, और रैप स्टार्ट होता है, स्टार्ट से लेके एंड के तक लगेगा, और बीच में भी लगेगा क्या? यस, पर सैप सिर्फ और सिर्फ मिडल पार्ट में लगेगा। कौन सा मिडल पार्ट है? टेस्टिंग। और इसका मेन पर्पस क्या है? एविडेंसेस ढूंढना। क्लियर हो गया? एप ओके। नाउ टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, देखो मैंने अभी समझाया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ सैप। टू ऑब्टेन रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट when यूजिंग सब्सटेंट एनालिटिकल प्रोसीजर, एसएपी को यूज करके एविडेंसेस जमा करना। ये काम किसका है? सैप का। पर सैप किसका पार्ट है? ऐप का, इसलिए SFI 20 का ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा, टू डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट। अभी पढ़े क्या, कब काम आता? कंप्लीशन, दैट असिस्ट द ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग ओवरऑल
कंक्लूजन, ओपिनियन के लिए क्या चाहिए? कंक्लूजन, कंक्लूजन का ओवरऑल एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। ऑडिटर की जो समझ है और जो कंक्लूजन है, इसके बेसिस पे जो ओपिनियन बन रहा है वो सही तो बन रहा है ना। इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर 3 जगह यूज होते हैं, प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन। तो टेस्टिंग वाला जो है, टेस्टिंग में क्या काम है? एविडेंसेस। क्या ढूंढना काम है? एविडेंस। तो एविडेंस ढूंढने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अपन किसके ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे? ऐसे 520 के ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे 520 के ऑब्जेक्टिव 2 है, तो इनडायरेक्टली टेस्टिंग एंड कंप्लीशन वाला, प्लानिंग वाला उन्होंने भूल गए, वो अपन ऐड कर देंगे। तो टेस्टिंग वाले फेज में, टेस्टिंग में क्या करना पड़ता है? टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल। सेकेंड पार्ट कवर हो गया। अब तीसरे पार्ट में क्या करना है? टू डिजाइन एंड परफॉर्म। क्या डिजाइन एंड परफॉर्म करना है? एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट टू असिस्ट द auditor when forming overall conclusion as to whether the financial statement consistent with auditor's understanding of the entity। तो अपने को डिजाइन एंड परफॉर्म क्या करना है? एनालिटिकल कब करना है? एंड ऑफ द ऑडिट करना है। किस चीज के लिए? फॉर्मिंग एंड ओवरऑल कंक्लूजन। और ये किसके साथ मैच होना चाहिए? कंसिस्ट होना चाहिए ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द। फटाफट अभी 2 ऑब्जेक्टिव रट्टा हो जाना चाहिए। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऐसे 520? टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सेकेंड, to design and perform analytical procedure near the end of audit that assist the auditor when forming an overall conclusion as to whether the financial statement are consistent with the auditor's understanding of the। one last time, अब अटक गए तो देखो, नहीं तो बिना देखे बोलने का है। टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल। दूसरा, टू डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर व्हेन नियर द एंड ऑफ ऑडिट फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन दैट इट कंसिस्टेंट विद ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। ऑब्जेक्टिव समझ गए? दोनों एक्चुअली 3 होने चाहिए, इंस्टीट्यूट थोड़ा भूल गए प्लानिंग वाला, अपन समझ लेंगे। तो हो गए ऑब्जेक्टिव, समझ गया। नाउ पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों यूज करना है? तो भाई कोई भी चीज के अंदर अपने को रीजनेबलनेस टेस्ट करना है। देखो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, बोल दिया कोई जाओ और इनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस चेक करो। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? एक बिल निकालो, उसका अमाउंट चेक करो, टैली के साथ कैलकुलेट करो, जो रेट डिसाइड हुआ एग्रीमेंट के हिसाब से मैच करो। ये तरीका है क्या? यस। बट अब तुमको एक मोटा मोटी पता है कि भाई जितना सेल्स है उसका 2% ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, तो टोटल सेल्स 2% कैलकुलेट करो। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिख रहा है क्या? एग्जैक्ट या अराउंड? अराउंड। रीजनेबल मतलब एग्जैक्ट होता है क्या? आसपास। अगर 2% के आसपास है तो हो गया, तो पूरा चेक करने का काम बच गया, डिटेल में टेस्ट करने का काम बच गया। तो भाई अभी तुमने 2 मिनट पहले डिसीजन लिया क्या? तो डिटेल में टेस्ट करना है तो टेस्ट ऑफ, और दूसरा ऑप्शन क्या है? सैप। तो एसएपी करके भी तुम काम कर सकते हो और टेस्ट ऑफ डिटेल करके भी काम कर सकते हो। पर दोनों में से क्या यूज करना? इट्स ऑडिटर जजमेंट। ऑडिटर का जजमेंट है, टीओडी यूज करना है या एसएपी यूज करना है, ऑडिटर का जजमेंट है। बट ये करने के पहले, तो पहले क्या होगा? सैप या टीओडी? सैप। अगर सैप से काम हो गया तो टीओडी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सैप से नहीं हुआ तो टीओडी करो। समझे कि नहीं? तो ये काम किसका है? सैप का। तो ये सैप का काम ही मतलब किसका काम है? ऐप का। तो एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू असिस वेदर अकाउंट बैलेंस एंड अदर डेटा अपीयर्स। एग्जाम्पल दिया था भी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो इसमें क्या करना पड़ता है? कंपैरिजन। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को लो, कंपेयर करो और रिकंसाइल करो। 2% होना चाहिए, वहां पे 2% नहीं दिख रहा है, उन्होंने बोल दिया कि ये 4 कॉन्ट्रैक्ट अलग है, इसके जैसे मैच नहीं, रिकंसिलिएशन हो गया। बस डिटेल में चेकिंग करने की जरूरत। इनकम एंड एक्सपेंस बाय प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें से क्या मिलेगा? डिटेक्शन ऑफ अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर। कुछ चीज अगर अनयूजुअल रही तो पकड़ में आ जाएगी, हाँ कि ना? 2% है तो सब एग्जैक्ट मैच होना नहीं हो रहा, मतलब अनयूजुअल मैटर मिल जाएगा।
तो यहां पे उन्होंने और एग्जांपल्स दिए, अगेन एग्जांपल्स नीचे, अपन किधर है अभी, नीचे आए नहीं अभी तक, अपन ऊपर ही नीचे। एग्जांपल ऊपर दिए थे क्या मैंने, रेंट, सैलरी दिया था, होटल। अब वापस से उन्होंने वापस से एग्जांपल दिए, कौन से, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्रीज एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। वापस शॉर्ट शॉर्ट में बता देता, डेटर का अमाउंट मैच नहीं, वो क्या बोले, 3 महीने का डेटर का टाइम पीरियड है, तो सेल्स का इंटू 3/12 करे तो डेटर का अमाउंट आना चाहिए क्या, एफएम के सर ने सिखाया ना, तो वैसा आना चाहिए। तो मैच नहीं हो रहा है तो क्या होगा, सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुआ, या फिर पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिसीट रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो भाई सन्ड्री डेटर्स अगर मैच होने चाहिए, नहीं हुए, फेलियर टू डेबिट द अकाउंट, सेल्स हुआ नहीं करे, नॉन एडजस्टमेंट ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम हिम, कैश आए पर रिकॉर्ड, ऐसे सिचुएशंस मिल जाएंगे क्या, ये कैसे मिलेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर से अमाउंट निकाल लिए, एक्चुअल से कंपेयर कर रहे, कंपेयर करके क्या करना है, अभी तो पढ़ा है, रिकंसाइल, क्या करना पड़ा है, रिकंसाइल के रीजंस क्या मिलेंगे डेटर में, एक तो सेल्स रिकॉर्ड नहीं करे, या नॉन एडजस्टमेंट ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम, क्रेडिटर के केस में मैच नहीं हुआ तो परचेस रिकॉर्ड नहीं करे या पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करे, डेबिट यहां पे था रेमिटेंस और यहां पे था डेबिट द रेमिटेंस और ड्यू टू नॉन क्रेडिट ऑफ कंसाइनमेंट, एक तो परचेस रिकॉर्ड नहीं किए, पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किए, मटेरियल्स मैच नहीं हो रहे, इन्वेंट्री स्टॉक, तो भाई पिलफरेज हुआ, इशू किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिटर्न आया रिकॉर्ड नहीं हुआ, पॉसिबल है क्या, बस उन्होंने वही बता दिया। तो इन्वेंट्री इशूड रिकॉर्ड नहीं हुई, या वापस आए तो रिकॉर्ड नहीं हुई, शॉर्टेज ड्यू टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो ये सब रीजंस निकल के आ जाएंगे। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन कब से, किसके, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करके क्या करना पड़ता है, रीजनेबल वैल्यूज, रीजनेबल वैल्यूज को क्या करना है, तो फिर कंपेयर करके फिर रिकंसिलिएशन, अपन रिकंसिलिएशन के क्या देख रहे हैं अभी, एग्जांपल्स, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, डिविडेंड, इंटरेस्ट, समझ में आया, ओके। और एग्जांपल्स है, खत्म नहीं हुए, तो एग्जांपल्स एक्सपेक्टेड, अभी ये कंपैरिजन किससे करना, इंटरफर्म, इंट्राफर्म, फर्म का फर्म के साथ, क्या फर्म का इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है क्या, यस, तो ये रेशियो एनालिसिस से कर सकते तुम। अब यहां पे उन्होंने एग्जांपल दे दिए, क्या दिए कि छोटे मोटे एग्जांपल्स, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जब इंपोर्ट करते तो एडवलरम ड्यूटी लगता है, कस्टम ड्यूटी टाइप लगेगा, तो मैं अगर मुझे रेट पता है, ड्यूटी पता है, तो कितने रुपए का इंपोर्ट किया वो मिल जाएगा, क्या जीएसटी के अमाउंट से मुझे सेल्स मिल सकता है, यस, तो ये डायरेक्ट चीजें हैं। तो मैं जीपी रेशियो चेंज होता है कि कांस्टेंट रहता है, नेट प्रॉफिट रेशियो सेम होता है कि चेंज होता है, तो जीपी रेशियो कांस्टेंट होता है ना, ज्यादा चेंज नहीं होता ना, तो भाई छोटा मोटा चेंज हो तो ठीक है, अगर थोड़ा ज्यादा चेंज हो गया तो अब नॉर्मल फॉल क्यों हुआ उसको पूछो, क्या रीजन है भाई। तो उन्होंने इनके रेशियो अभी इधर कौन से एग्जांपल्स दे दिए, इन्होंने एग्जांपल्स दिए एडवलम ड्यूटी, जीएसटी के, या जीपी रेशियो कांस्टेंट क्यों नहीं है, इन सब के एग्जांपल, एडवलम ड्यूटी, प्रॉफिट वगैरह, ये सब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोस, ये सब के एग्जांपल्स दिए। तो पेज नंबर 104 तक तो एग्जांपल्स ही चालू है, अभी तक चैप्टर ही चालू नहीं हुआ। तो अभी तक क्या क्या हुआ अपना, डेफिनेशन, कंपैरिजन, एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव एंड डिफरेंस बिटवीन ऐप एंड सैप, ये चीजें समझ में आई क्या, हाँ। तो अभी फर्स्ट पार्ट हुआ, तो फर्स्ट पार्ट पूरा बोलना है। व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर, मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू पॉसिबल, ओके सॉरी, एक तो मैच करेक्ट, हाँ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल थ्रू पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ फाइनेंशियल एंड, फिट हो गया। कितने जगह यूज होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, 3, कौन से, प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन, ओके, कोनो प्रॉब्लम। एनालिटिकल प्रोसीजर में बेसिकली क्या है, कंपैरिजन, कितने टाइप का कंपैरिजन है, 5, कंपैरिजन विद इंडस्ट्री डेट, कंपैरिजन विद प्रायर पीरियड डेटा, कंपैरिजन विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट बाय क्लाइंट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट बाय ऑडिटर, एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल डेटा। इसमें से ही आगे जाके ये 4 टेक्निकल वर्ड्स आ गए, ट्रेंड, रेशियो, रीजनेबलनेस, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। अगर मैं प्रायर पीरियड से कंपेयर करूं तो
ट्रेंड। अगर मैं इंडस्ट्री से कंपेयर करूं तो नॉन फाइनेंशियल डेटा यूज करो तो रीजनेबलनेस। अब फिर इसके एग्जांपल्स देखे बहुत सारे। तो इसमें से जो रेंट एग्रीमेंट के थ्रू था, इसमें से एक चीज क्या समझे कि सभी असर्शन नहीं चेक कर सकते। जैसे एग्रीमेंट इंस्पेक्शन के थ्रू सब समझ में आएगा, अमाउंट करेक्ट है, बैंक अकाउंट में सब करेक्ट है, बट इसमें अपने को एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों चाहिए? क्योंकि मार्केट में 1 लाख है और इधर 50,000 है, इसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर इज मस्ट। तो कुछ कुछ असर्शन के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर इज मस्ट। जैसे कौन से असर्शन चेक कर सकते हैं? कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। पर क्या नहीं चेक कर सकते? राइट्स एंड ऑब्लिक। ये समझा। फिर अपन आया एनालिटिकल प्रोसीजर के ऑब्जेक्टिव्स। तीन होने चाहिए पर दिए दो, तो 2 ऑब्जेक्टिव्स है। टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस by performing or using substantive analytical procedure, ये हो गया। एंड दूसरा, to design and perform what analytical procedure for what, when, at the end of the audit, near to the end of the audit, क्यों? तो ओवरऑल कंक्लूजन कंसिस्टेंट होना चाहिए किसके साथ? ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। इधर तक हो गया। फिर बहुत सारे एग्जांपल, डेटर, क्रेडिटर, ये वो, एड वैलोरम ड्यूटी, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब एग्जांपल इधर तक हो गया। कोनो प्रॉब्लम? तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो आ गया अपन है सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है? प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन। अब इंस्टीट्यूट देखो, अब जालो कितना बोलना उनको। हाँ, एनालिटिकल प्रोसीजर इन प्लानिंग स्टेज, इसको पॉइंट नंबर क्या दिए? 8.3 सी। अब लॉजिकल क्या होगा कि इसको ए, इसको बी और इसको सी देना चाहिए था, अब इसको सी दे दिए। अब टेस्टिंग को देखो, इसको डी देना था, कुछ दिए ही नहीं नंबर। और कंप्लीशन को ये चैप्टर का एंड हो रहा है उस पैराग्राफ पे, और उसको 8.14 पॉइंट दे दिए, कुछ जान दो। हाँ, एनालिटिकल प्रोसीजर। अब आ रहा अपन प्लानिंग स्टेज में। तो प्लानिंग स्टेज में अपने को क्या काम है? एनालिटिकल प्रोसीजर का मेन पर्पस क्या है? टू डू रैप, रिस्क असेसमेंट, और इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। और जैसे ही फाइंड करेंगे कहां पे गड़बड़ है, तो वहां का एनटीई डिसाइड कर सकते, उधर का प्लानिंग कर सकते। यस, इन प्लानिंग स्टेज एनालिटिकल प्रोसीजर असिस्ट द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस। प्लानिंग स्टेज में ये क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे किसको? ऑडिटर को। फॉर व्हाट पर्पस? अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस एंड आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ, बोलने का तरीका लेकर पर यही क्या है? पोटेंशियल रिस्क ढूंढना, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर by indicating aspects of development in, हाँ, this information will assist the auditor in determining, अगर मेरे को रिस्क असेसमेंट एरिया मिल गया तो उससे क्या होगा? नेचर, टाइम एंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, इट विल असिस्ट द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस एंड आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क। पहला पॉइंट मिला, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। दूसरा पॉइंट मिल गया। फिर तीसरा पॉइंट, एनालिटिकल इन प्लानिंग द ऑडिट यूज बोथ, क्या यूज करेगा? फाइनेंशियल एंड such as number of employees, square foot for selling the space, volume of goods produced, similar information। और ये तीसरा, एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग के लिए क्या यूज करेंगे? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। इधर तक ओके, कोनो प्रॉब्लम? हाँ, तो नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल डेटा यूज करते हैं, अपन ने पहले भी एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लिया। नंबर ऑफ रूम्स, ओके। तो ये 3 पॉइंट। अभी मेन पर्पस क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर का? इट विल असिस्ट द for understanding the client business and identifying the areas of potential. दूसरा, it will assist the auditor to determine nature, time and extent of audit procedures. And तीसरा, analytical procedures will use financial and 3 पॉइंट समझ में आ गए। प्लानिंग स्टेज खत्म, समझा? ओके, नाउ आते अपन, प्लानिंग स्टेज खत्म हो गया। अब आप तो प्लानिंग स्टेज में लिख देते क्या क्या यूज करें इसमें? रैप प्लस एनटी। ओके, तो रैप प्लस एनटी। तो अभी अपन आए टेस्टिंग फेज। उन्होंने बोला नहीं पर है। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? अब तुम बताओ, व्हाट इज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर?
इट इज द मेन पर्पज इज टू फाइंड एविडेंस। पर इसका ऑप्शन क्या है? अगर एसएपी का ऑप्शन क्या है? टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल। पर दोनों में से क्या यूज करना है ऑडिटर डिसाइड करेगा, पर जनरली एसएपी पहले यूज करो फिर टीओडी यूज करो। पर ये किस फेज में आता? टेस्टिंग फेज में। ओके, यस। ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर एट असर्शन लेवल मे बी टेस्ट ऑफ एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल। बोला था क्या? एविडेंस करते समय दोनों तरीके यूज कर सकते। कौन से? टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दोनों में से एक यूज करो, नहीं तो दोनों के दोनों यूज करो अगर फुकट वेला इंसान है। द डिसीजन अबाउट विच ऑडिट प्रोसीजर टू परफॉर्म, ये किसका काम है? विच ऑडिट प्रोसीजर टू परफॉर्म इज अ ऑडिटर्स जजमेंट। तो पहला पॉइंट ऊपर है, पहला पॉइंट इधर है कि क्या यूज कर सकते हैं अपन, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर या टेस्ट ऑफ डिटेल या बोथ। ओके, पर कौन सा यूज करना है? ऑडिटर का जजमेंट है। किसके ऊपर? अबाउट एक्सपेक्टेड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ अवेलेबल ऑडिट प्रोसीजर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू लो लेवल। तो ऑडिटर का जजमेंट है, पर किसके ऊपर डिपेंड है? ऑडिट रिस्क। जिससे भी ऑडिट रिस्क कम होती वो यूज करो। एसएपी से कम हो रही तो एसएपी यूज करो, टीओडी से कम हो रही तो टीओडी यूज करो, नहीं हो रही तो दोनों यूज करो। ऑडिटर में इंक्वायर मैनेजमेंट एज टू अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू अप्लाई। बट ये सब करने के लिए डेटा तो होना, नंबर ऑफ रूम्स नहीं पता, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं पता, तो एनालिटिकल प्रोसीजर खाक करेंगे। तो भाई एनालिटिकल प्रोसीजर करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? अवेलेबल डेटा। पर वो भी डेटा कैसा होना? रिलायबल होना। अवेलेबल डेटा शुड बी रिलायबल, तभी जाके एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई होगी। तो इसलिए किसको पूछो? इंक्वायर करो। किसको? मैनेजमेंट को। क्या भाई डेटा अवेलेबल है तो मैं यूज करूं, नहीं है तो it may be effective to use analytical data prepared by management provided auditor satisfied with properly prepared। अगर डेटा रिलायबल है तो यूज कर सकते हैं। तो अगेन इसमें 3 पॉइंट आ गए, सॉरी 4। तो पहला, एविडेंस जमा करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर या टेस्ट ऑफ डिटेल या फिर बोथ। दूसरा, विच प्रोसीजर टू यूज इज अ ऑडिटर्स जजमेंट। पर किसके ऊपर डिपेंड है? ऑडिटर रिस्क। किससे ऑडिटर रिस्क लो हो सकती है वो यूज करने का। 3 पॉइंट कंप्लीट। चौथा, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू अप्लाई। पर इसके लिए अपन क्या होने चाहिए? सेटिस्फाइड होना चाहिए वो डेटा के साथ, तभी ये यूज हो सकता। ये जो था ये ऑलरेडी अपन ने ऊपर ही कंपेयर किया था ऐप एंड सैप के टाइम। हो गया? कोनो प्रॉब्लम नहीं। अभी अपन किधर जा रहे हैं? टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या डिसाइड हुआ? टीओडी एसएप सैप डिसाइड हो चुका है 2 मिनट के लिए। अब सैप यूज करना है तो क्या होना चाहिए? फैक्टर्स टू कंसीडर, सैड, पानी। तो अभी अपने पास इतने फैक्टर्स होने चाहिए। तो पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ, ऊपर बोले थे अगर डेटा अवेलेबल है तो कर सकते। और डेटा कैसा होना चाहिए? रिलेवेंट एंड अब मेरे को बोलो कौन से इससे कनेक्ट करते? ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। तो अप्रोप्रिएटनेस किससे डिसाइड होता? रिलेवेंट एंड रिलायबिलिटी से समझ में आता। तो डेटा कैसा होना चाहिए? रिलेवेंट एंड रिलायबल होना चाहिए। फिर डिसएग्रीगेशन। डिसएग्रीगेशन मतलब ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में होना चाहिए। अब जैसे रूम्स का, रूम का डेटा चाहिए रेंट रिसीट निकालने के लिए, पर रूम का ग्रुप्स होना क्या कि सिंगल रूम, डबल रूम, स्वीट्स, ऐसे अलग अलग कितने हैं, तो वो सब ग्रुप्स होना। जितना ज्यादा सब ग्रुप उतना एक्यूरेट आंसर। तो सब ग्रुप को ही वर्ड यूज किया है डिसएग्रीगेशन। तो डेटा कैसा होना चाहिए? डिसएग्रीगेशन। अकाउंट टाइप, अब मैंने इसके पहले बोला था पी एंड एल एंड बैलेंस शीट किसका ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं? पी एंड एल। क्यों? क्योंकि ये पूरे साल का है। और बैलेंस शीट एज ऑफ, तो कौन सा यूज नहीं कर सकते? बैलेंस शीट। ज्यादा यूज नहीं, पर ज्यादा क्या यूज होता? पी एंड। तो किधर काम में आएगा? इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स आर मोर प्रेडिक्टेबल एज दे आर अक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शन ओवर अ पीरियड, वेयर एज बैलेंस शीट अकाउंट्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल बिकॉज दे आर एट अ पॉइंट। तो कौन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स।
P&L ही बोलना है, पर उसको क्या बोलेंगे, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स आर मोर प्रेडिक्टेबल एज दे रिफ्लेक्ट accumulated transaction over a period, whereas बैलेंस शीट अकाउंट्स आर एट अ पॉइंट. तो इसके लिए अकाउंट टाइप के ऊपर डिपेंड हो गया. नेक्स्ट इज सोर्स. कौन से जो वन ऑफ अ काइंड है वो प्रेडिक्ट कर सकते या रेगुलर बेसिस वाले? रेगुलर वाले. सेल ऑफ असेट रेगुलर है या वन ऑफ अ काइंड है? और सेल ऑफ अ गुड्स इज अ रेगुलर. तो मोर प्रेडिक्टिव विच आर न्यूमरस एंड सिमिलर ट्रांजैक्शन देन नॉन रूटीन. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ये रूटीन है कि नॉन रूटीन है? तो वही जो सिमिलर ट्रांजैक्शन है वो ज्यादा चेक कर सकते, जो नॉन सिमिलर है वो नहीं कर सकते. प्रेडिक्टेबिलिटी. अकाउंट बैलेंस बिटवीन द डेटा इज प्रेडिक्टेबल. जिसमें रिलेशनशिप है वही प्रेडिक्ट कर सकते, जिसमें रिलेशनशिप नहीं है और वो एग्जिस्टेंट कंटिन्यू नहीं हो रहा उसको प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता. अब जैसा हाँ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड सेल्स, इनमें रिलेशनशिप है. जीएसटी एंड सेल्स में रिलेशनशिप है और वो कंटिन्यू रहेगा तो उसको प्रेडिक्ट कर सकते. जिसमें रिलेशनशिप नहीं है उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है. नेचर ऑफ असर्शन, अभी बोला था कि इसमें क्या मिल सकता अपने को? कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन मिल सकता, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं मिल सकता. इनहेरेंट रिस्क ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग. तो अगर इनहेरेंट रिस्क कम है, इनहेरेंट रिस्क तो क्या यूज कर लो? सैप. पर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है तो तुम टेस्ट ऑफ डिटेल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एसएपी यूज कर सकते हो. तो अगेन ये क्या पढ़ रहे हैं अपन है एनालिटिकल सेकेंड पार्ट. एनालिटिकल प्रोसीजर के 3 पार्ट है, प्लानिंग, टेस्टिंग, कंप्लीशन. प्लानिंग में 2 पार्ट थे, रैप एंड नेचर टाइम एंड एक्सटेंट, वो खत्म हो गया. फिर अभी अपन आ गए टेस्टिंग. तो टेस्टिंग में अपने को स्टार्टिंग में बोल दिया कि 2 यूज कर सकते, टेस्ट ऑफ डिटेल या सब्सटेंटिव एनालिटिकल. कौन सा यूज करना? ये ऑडिटर जजमेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट रिस्क उसको क्या करना है? उसको मिनिमाइज करना है. और ये डिपेंड किस पे रहेगा? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. तो इसके ऊपर डिपेंड रहेगा. फिर अपन अगर अपन सैप, तो सैप डिसीजन हो चुका 2 मिनट के लिए. तो सैप के लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स टू कंसीडर. व्हाट आर द फैक्टर्स टू कंसीडर? सैड, पानी. यस देख के बोलो. सोर्स एक ही चाहिए, सोर्स. ओके. ए अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. डी डिसएग्रीगेशन. पी प्रेडिक्टेबिलिटी. ए अकाउंट टाइप. एन नेचर ऑफ असर्शन. आई इनहेरेंट रिस्क व्हाट कैन गो रॉन्ग. वापिस से जब तक याद नहीं होता. फैक्टर्स टू कंसीडर फॉर सैप. सैड, पानी. यस सोर्स. ए अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. डी P predictability. A account type. N nature of assertion. I inherent risk. One last time factors to consider. Sad, pani. Yes. A D P A N I. What can go wrong? तो इतने फैक्टर से जो डिसाइड मतलब भी हेल्प करेंगे किसके लिए? सैप के लिए. सैप यूज करना है तो ये सब होना चाहिए क्या? ओके नेक्स्ट आ गया. तो ये रहा तो मैं सैप यूज कर सकता, ये रहा तो सैप. पर सैप यूज करने के लिए क्या चाहिए? टेक्निक. कौन से? ट्रेंड, रेशो, रीजनेबल स्ट्रक्चरिंग. ये तो ऑलरेडी तुमने पढ़ लिए. ट्रेंड क्या है? पास्ट, रेशो अपना या इंडस्ट्री, रीजनेबलनेस, नॉन फाइनेंशियल डेटा एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. तो एक्सपेक्टेशन ये क्या करता है? बहुत सारे डेटा को एनालाइज करता है और उसको एक फॉर्मेट में या फॉर्मूला में बना देता है और उससे छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस बना के ये माइक्रो लेवल पे काम करता है. नाउ ट्रेंड. सैड, पानी क्या थे? फैक्टर. ये होना, इसके ऊपर कुछ तो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. तो एक्सपेक्टेशंस बनेंगे और एक्सपेक्टेशन को किससे कंपेयर करना है? एक्चुअल. इससे क्या मिलेगा? डिफरेंस. अब ये डिफरेंस को क्या करना है? रिकंसाइल. अगर रिकंसाइल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भाई चेक करो मटेरियलिटी से कम है या ज्यादा है. मटेरियलिटी से कम है छोड़ दो, मटेरियलिटी से ज्यादा है तो फिर टेस्ट ऑफ डिटेल या एनालिटिकल प्रोसीजर्स
ऑडिट प्रोसीजर्स करो। वापिस अब आ गया, सैड पानी मिल गया, अब इसके ऊपर टेक्निक्स लगाओ। कौन सा लगाओ? ट्रेंड। ट्रेंड एनालिसिस इज अ कॉमनली यूज्ड टेक्निक। इट इज द कंपैरिजन ऑफ करंट डेटा विद प्रायर पीरियड बैलेंस और विद, देखो करंट डेटा विद प्रायर पीरियड, ट्रेंड बोला था क्या गोल्ड का एग्जांपल, करंट डेटा विद प्रायर पीरियड बैलेंस और विद ट्रेंड इन 2 और मोर प्रायर पीरियड बैलेंस। एक तो पिछले साल या बहुत सारे 2-3 साल का डेटा ले। ट्रेंड एस्टैब्लिश विद द वेरियस प्रीवियस बैलेंस फॉर दैट अकाउंट एनी फ्लक्चुएशंस विद द करंट ईयर और प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन और ओवरऑल सेवरल ईयर्स। तो अपने को क्या करना है? फ्लक्चुएशंस को निकालना है। जैसे कि सैलरी, हर साल 10% सैलरी बढ़ाते एम्प्लॉयज की, तो भाई सैलरी का एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ना चाहिए। 20% बढ़ गया तो कुछ तो गड़बड़ है, तो फ्लक्चुएशन मिल गया। तो उसको पूछे 20% क्यों बढ़ा? सर नए लोग ला लिए। ठीक है, रिकनसाइल हो चुका, काम खत्म, हाँ कि ना? पर उसके लिए प्रीवियस डेटा होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। सैलरी इज अ P&L आइटम, तो इसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है। और ट्रेंड कहां से मिला? प्रीवियस हर साल में 10-10% बढ़ते गया, इसलिए इस साल भी 10%। सैड पानी और टेक्निक समझ में आया क्या? तो व्हाट इज ट्रेंड? कंपैरिजन ऑफ करंट डेटा विद प्रायर पीरियड बैलेंस और विद ट्रेंड इन 2 और मोर प्रायर पीरियड बैलेंस। वापिस से एक ही लाइन, ट्रेंड एनालिसिस इज कंपैरिजन ऑफ करंट डेटा विद प्रायर पीरियड बैलेंस और ट्रेंड इन 2 और मोर प्रायर पीरियड। हाँ, और इसमें तुमको एनालाइज क्या करना है? फ्लक्चुएशंस। तो एग्जांपल वो सैलरी का दिया था। रेशो, रेशो मतलब इंडस्ट्री है इसके साथ, इसमें कौन सा ज्यादा अच्छे से चेक कर सकते हैं? P&L या बैलेंस शीट? P&L। The ratio analysis is useful analyzing asset liability accounts as well as revenue and expenditure account। P&L के या बैलेंस शीट के अकाउंट है। इंडिविजुअल बैलेंस शीट आइटम इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। बैलेंस शीट आइटम डिफिकल्ट क्यों? एट अ पॉइंट होता है, और P&L आइटम इज फॉर द अकुमुलेटेड फॉर द पीरियड, बट इट इज रिलेशन विद द अदर अकाउंट इज ऑफन मोर प्रेडिक्ट। अगर बैलेंस शीट आइटम P&L से कनेक्टेड है तो प्रेडिक्टेबल है, सिर्फ बैलेंस शीट से कनेक्टेड है, प्रेडिक्ट हो सकता है पर डिफिकल्ट है। रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड विद ओवर द टाइम और टू द रेशियो ऑफ सेपरेट एंटिटी, इंडस्ट्री के साथ और सेम इंडस्ट्री। तो रेशियो एनालिसिस में यूजफुल फॉर 4 थिंग्स: असेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। कहां पे काम आता? असेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, इनका क्या करना है? एनालाइज, इनका एनालिसिस करने में काम आता है। किसका डिफिकल्ट है? बैलेंस शीट आइटम को कंपेयर करना मुश्किल है, बट ये कब पॉसिबल है? रिलेशनशिप विद अदर अकाउंट इज मोर प्रेडिक्टेबल। अगर बैलेंस शीट के साथ है तो मुश्किल है, दूसरे के साथ है तो प्रेडिक्टेबल है। और रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड विद ओवर द टाइम ऑफ सेपरेट एंटिटी और सेम इंडस्ट्रीज और कंपनीज। इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अपने पास के साथ कंपेयर कर सकते। ओके, रेशियो में क्या हो गया? बैलेंस शीट P&L का एक हो गया, और दूसरा इंडस्ट्री के साथ है अपने पास्ट के साथ। ओके, तो इस एग्जांपल की तरह ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी टर्नओवर। इन्वेंटरी टर्नओवर इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते। फ्रेट एक्सपेंसेस अपन चेक करो, पिछले साल कितना था परसेंटेज, इस साल कितना परसेंटेज है, वो चेक कर सकते। रीजनेबलनेस किसके साथ बोला था? नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो एग्जाम्पल, समोसे के प्लेट कितने, उससे सेल्स कितना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से सैलरी कितना, रूम्स के बेसिस पे होटल का ये कितना, पार्किंग के बेसिस पे, चप्पल के बेसिस पे। हाँ, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो अनलाइक ट्रेंड एंड एनालिटिक डज नॉट रिलाई ऑन इवेंट्स ऑफ बट अपॉन, ये किसके ऊपर डिपेंड है? नॉन फाइनेंशियल डेटा। These tests are generally more applicable to income statement। ये किसके लिए ज्यादा एप्लीकेबल है? इनकम स्टेटमेंट अकाउंट के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। किसके थ्रू? रिलेशनशिप सर्टन अकाउंट बैलेंस टू द अदर बैलेंस। तो ये किसके लिए ज्यादा, किसके बेसिस पे होगा? नॉन फाइनेंशियल। किसके लिए ज्यादा यूजफुल है? इनकम स्टेटमेंट। और क्या यूज करेगा? रिलेशनशिप। इसमें 3 वर्ड याद रखने। किसको यूज करेगा? कहां पे, किसके लिए? इनकम स्टेटमेंट। और क्या यूज करेगा? रिलेशनशिप ऑफ सर्टन अकाउंट बैलेंस टू द अदर बैलेंस। ये किसका बात कर रहे थे अपन? रीजनेबलनेस। नेक्स्ट आ गया स्ट्रक्चरल मॉडलिंग।
तो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग ये मॉडलिंग टूल है, स्टैटिस्टिकल मॉडल है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों को भी यूज करेंगे टू प्रेडिक्ट करंट अकाउंट बैलेंस। तो हाँ, ऑयल टैंक का एग्जांपल दिया था, शैडोज से अपन देख सकते हैं कि कितना बैलेंस है। तो मॉडल ये क्या है, एक मॉडलिंग टूल है, किसको यूज करके, स्टैटिस्टिकल को यूज करके। इसमें दोनों यूज होंगे, क्या क्या, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा टू प्रेडिक्ट करंट अकाउंट बैलेंस। तो रीजनेबलनेस में सिर्फ नॉन फाइनेंशियल था, और इसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, और इसमें करंट ईयर का डेटा है, पर इसमें क्या यूज होगा, स्टैटिस्टिकल, और वहां पे स्टैटिस्टिक यूज नहीं। चार टेक्निक समझ में आ गए, कौन से, रेशो, ट्रेंड, रीजनेबलनेस, स्ट्रक्चरल। पक्का? अपन किधर है अभी, सेकेंड पार्ट का एनालिटिकल प्रोसीजर का दूसरा पार्ट, टेस्टिंग। टेस्टिंग में भी दो पार्ट थे, सैप एंड तोड़। तो अपन ने सैप डिसाइड किया, तो सैप के लिए पहले क्या चाहिए, फैक्टर। फैक्टर कौन से, सैड पानी। दूसरा क्या है, टेक्निक्स। टेक्निक्स कौन से, ट्रेंड, रेशो, रीजनेबल एंड। अब आता है यूज, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज है सब्सटेंटिव टेस्टिंग। तो उसका यूज कैसा है, तो इसके चार पार्ट। अब इसके चार पार्ट है। तो डिटरमाइन सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो पहले सुटेबल कब है, पर सुटेबल होने के बाद फिर क्या डिसाइड होना पड़ेगा, जिसके ऊपर यूज करना है वो डेटा रिलायबल होना। फिर रिलायबल डेटा है और सैप भी यूजफुल है, दोनों डिसीजन हो गए। टीओडी वर्सेस सैप में सैप यूज करना उसका डिसीजन हो गया, जिसके ऊपर यूज करना है वो डेटा भी रिलायबल है, वो फिक्स हो गया। अब इसके ऊपर अगर मैं डेटा के ऊपर सैप करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस बनेंगे तो किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। फिर क्या मिलेगा, डिफरेंस एंड फ्लक्चुएशंस मिलेंगे। तो डिफरेंस एंड फ्लक्चुएशंस अगर मिलेंगे तो फिर उसको रिकंसाइल करो, रीजंस ढूंढो। रीजंस फाइंड करने के बाद जो बचा कुछ है उसको किसके साथ कंपेयर करो, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी के नीचे है छोड़ दो, मटेरियलिटी के ऊपर है तो फिर ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर इंपैक्ट आएगा। जस्ट दैट्स इट। हाँ नहीं रुको, हाँ अब आ रहे अपन, ये चार पॉइंट हुए ना, कौन से, डिटरमाइन सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अभी सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, अब इसमें चार पॉइंट, चार थे ना, सुटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, एक्सपेक्टेशंस एंड क्या था, एक्सेप्टेबल डिफरेंस। उसमें से पहला क्या है, सुटेबिलिटी। इसके चार पॉइंट क्या है, ओके ब्रेक। Okay, suitability of particular analytical procedure for given assertion. Substantive analytical procedure are generally more applicable to large volume of transaction than tend to predictable over a time. तो सबसे पहले SAP यूज करने का अगर डिसीजन ले रहे हो तो पहले ये चेक करो कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है या नहीं है। अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है और वो सेम टू सेम रिपीट हो रहा है तो यूज करो, अदरवाइज यूज। ये पूरे पॉइंट्स सैड पानी के सिमिलर है। और यूज करने के पहले क्या देखो, रिलेशनशिप अमॉन्ग डेटा एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू। एग्जिस्ट भी होना चाहिए और कंटिन्यू भी। तो ये देखो, ये प्रेडिक्टेबिलिटी पॉइंट था क्या वहां पे, तो ये सिमिलर टू सैड पानी है और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले सैप यूज करना है तो क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम, प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम। दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप अमंग द डेटा एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू होना चाहिए। तीसरा, ऑडिटर के असेसमेंट के हिसाब से इट शुड बी इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ मिसस्टेटमेंट, इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। अगर ऑडिटर को फील होता है कि इसको यूज करके मिसस्टेटमेंट इफेक्टिवली फाइंड किया जा सकता है तभी यूज करो, अदरवाइज यूज मत करो। एंड इन सम केसेस इवन अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल में भी इफेक्टिव एनालिटिकल। कभी कभी गाउटी मेथड भी, गाउटी मेथड को उन्होंने नया वर्ड यूज किया है, अनसोफिस्टिकेटेड प्रोडक्टिव मॉडल। तो अनसोफिस्टिकेटेड प्रोडक्टिव मॉडल भी कभी कभी काम कर जाता है। और तुम एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में टेक्निकलिटी पे सोच रह गए। जैसा अनसोफिस्टिकेटेड का, हाँ, चप्पल से डिसाइड कर लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, गाड़ियों से डिसाइड कर लिए, कचरे के डब्बे में देख लिए प्लेटा कितना है और सेल्स की निकाल लिए। अनसोफिस्टिकेटेड प्रोडक्टिव मॉडल। तो अगेन, तो सैप यूज करने के पहले तीन चार चीजें चेक कर लो। पहला क्या यूज कर लो, इट शुड बी लार्ज वॉल्यूम, मोर एप्लीकेबल व्हेन
लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा विच इज प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम. दूसरा, रिलेशनशिप अमॉन्ग डेटा एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू. तीसरा, एज पर ऑडिटर्स असेसमेंट इट शुड बी इफेक्टिव इन फाइंडिंग misstatement. And तीसरा, sometimes unsophisticated productive model may be effective than analytical procedure. once again चार पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड है कि सैप यूज करना कि नहीं. पहला, मोर एप्लीकेबल टू which is predictable over time, and expectation and relationships among data exist and continue. And तीसरा, as per auditor's assessment it is effective in detecting misstatement. And तीसरा, last, sometimes unsophisticated predictive model may be effective than analytical. तो इससे डिसीजन क्या हुआ कि सैप करना है. ये चारों के आंसर्स मिल गए तो सैप करना डिसाइड हुआ. सैप किस पे करेंगे? डेटा. तो डेटा कैसा चाहिए? डेटा कैसा चाहिए? रिलायबल. तो इसके पहले शॉर्ट में इन्होंने क्या बोला है वो बकेट का एग्जांपल देके बोलता हूं. तो उनको क्या है? एश्योरेंस बकेट है. ऑडिटर को क्या चाहिए? भरोसा. भरोसा कैसे मिलता? भरोसा करने के लिए तीन चीजें. पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करो, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करो, फिर सैप करो, तो अल्टीमेटली एश्योरेंस बकेट भर जाएगा. मतलब एश्योरेंस बकेट मतलब एश्योरेंस कभी भी क्लाइंट के रिलेटेड में जो काम कर रहा हूं उसमें मुझे भरोसा कब आएगा? पहले मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करूंगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूंगा और सैप करूंगा, तो भरोसा बढ़ जाएगा. ठीक है. रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. चार पॉइंट है. अपन किधर है? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, टेक्निक हो गए, एनालिटिकल प्रोसीजर टू यूज सैप. इसमें से पहला था सूटेबिलिटी. अभी क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. अब इसके चार पॉइंट है क्या? अब रिलायबिलिटी ऑफ डेटा के कितने पॉइंट है? अगेन इसमें भी चार पॉइंट है. क्या है? सोर्स. अगेन रिलायबिलिटी, ये अगेन ऐसे 500 के साथ जाता है तो ICO में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगते हैं. तो फिर सोर्स आउटसाइड द एंटिटी. एक्सटर्नल इज मोर रिलायबल. सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. इंफॉर्मेशन भी मोर रिलायबल व्हेन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द. तो पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा. रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा कब बढ़ेगी? सोर्स के हिसाब से. सोर्स कौन सा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द. इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द रहा तो डेटा रिलायबल. दूसरा, कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा में भी नीड टू बी सप्लीमेंटेड टू कंपेयर विद द एंटिटी डेटा. तो मुझे दो डेटा चाहिए कंपैरिजन करने के लिए. कौन सा? ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा भी चाहिए टू दैट ऑफ एंटिटी. तो एंटिटी का डेटा एंड ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा चाहिए. किसके लिए? कंपैरेबिलिटी के लिए. तो कंपैरेबिलिटी. दूसरा, डेटा रिलायबल होना. रिलायबल के लिए सोर्स होना. सोर्स को ऐसा होना चाहिए इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी होना चाहिए. फिर आ रहे अपन कंपैरेबिलिटी. कंपैरेबिलिटी के लिए कौन सा डेटा चाहिए? ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा अलॉन्ग विथ एंटिटी का डेटा. नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. whether budgets have been established as a result of expected rather than the goals to be achieved. तो अगेन थोड़ा कंपैरिजन के लिए फर्स्ट पार्ट में लेके गए थे. 5 तरीके का कंपैरिजन होता है. अपना इंडस्ट्री, अपना पास्ट, एक्सपेक्टेशंस बाय मेड बाय, रुको उधर, एक्सपेक्टेशंस मेड बाय क्लाइंट, उसको एक वर्ड क्या है? बजट. बजट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेड. तो एक्सपेक्टेशंस किस बेसिस पे? बजट के बेसिस पे. नेचर ऑफ, तो वो डेटा होना चाहिए तो भी मैं कंपेयर कर पाऊंगा. कंपेयर करने के लिए मेरे पास बजट्स होना चाहिए. तो नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, वेदर बजट्स आर अवेलेबल फॉर एक्सपेक्टेड रिजल्ट. गोल्स नहीं चाहिए. क्या चाहिए? बजट चाहिए. क्या नहीं चाहिए? गोल्स. क्या चाहिए? बजट. किसके लिए? नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. चौथा इज कंट्रोल. देखो सोर्स कौन सा आना चाहिए? इंडिपेंडेंट सोर्स. आउट मतलब एक्सटर्नल. इंटरनल कब भरोसेमंद होता है?
internal control just control over preparation and information is designed to ensure completeness, accuracy and validity. controls over preparation, अगर control strong है तो भरोसा ज्यादा है, controls weak है तो भरोसा कम है. तो controls on what? completeness, accuracy and, अगर controls अच्छे हैं तो data reliable है, source independent source of entity है तो data reliable है, nature and relevance of information, अगर budget है तो reliable है, goals है तो not reliable, comparability, अगर इंडस्ट्री डेटा और कंपनी का डेटा है तो रिलायबल है, दोनों में से एक भी डेटा नहीं है तो रिलायबल. तो रिलायबिलिटी के चार, पहला क्या होना चाहिए? सोर्स. सोर्स कौन सा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द. दूसरा कंपैरेबिलिटी. कंपैरेबिलिटी किसका? इंडस्ट्री डेटा विद एंटिटी डेटा. एंड नेचर एंड रिलेवेंस, ये किसके साथ? बजट होना, क्या नहीं होना? गोल्स नहीं होना चाहिए. एंड कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड, अगर कंट्रोल्स है तो रिलायबल है, कंट्रोल्स नहीं है तो रिलायबल. इवैल्यूएशन ऑफ वेदर एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज. थोड़ा सा हैंडल करो, हो जाता. कितना बचा है? 2 ही पेज बचा, हो जाता. इवैल्यूएशन ऑफ वेदर एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज. तो एसएपी यूज करना डिसाइड हो गया, डेटा रिलायबल है ये भी डिसाइड हो गया. इन दोनों को यूज करके अभी क्या करेंगे? टेक्निक्स. टेक्निक्स करके क्या मिलेगा? एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन को किसके साथ कंपेयर कर? एक्चुअल. तो वो ही सब प्रोसीजर चालू है. द एक्यूरेसी विथ विच एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सबस्टेंट एनालिटिकल कैन बी प्रेडिक्टेड. अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, नेट प्रॉफिट मार्जिन है तो कंपेयर नहीं कर सकता हूं. तो पहले तो चेक करो कि एसएपी कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है. ग्रॉस प्रॉफिट तो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है, नेट प्रॉफिट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट. द डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड, ये अपने सैड पानी में देखा था. डिसएग्रीगेटेड, अगर मेरे पास डेटा है और ग्रुप या सब ग्रुप्स में अवेलेबल है तो ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्शन हो पाएगा. अगेन एग्जांपल, मुझे होटल का रेंट निकालना था. होटल के रेंट के लिए मुझे डेटा कौन सा चाहिए? रूम्स. पर नंबर ऑफ रूम्स कैसे चाहिए? सिंगल, डबल, स्वीट. जितना ज्यादा सब ग्रुप अवेलेबल होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन होगा. तो इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ आवर ऑपरेशन टू बी अप्लाई, तो पूरे होल के जगह किस पे यूज करो? इंडिविजुअल सेक्शन. तो उनको क्या पूछो? सिंगल रूम कितने बुकड है, डबल रूम कितने बुकड है एंड स्वीट कितने बुकड है. तो भाई तीनों का अगर अवेलेबल डेटा रहेगा, सेक्शन वाइज डेटा अवेलेबल रहेगा तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा. पर पूरे रूम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा. अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. बजट्स एंड फोरकास्ट यूनिट प्रोड्यूस, तो तुमको सब कुछ चाहिए. नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस चाहिए या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए. तो तुमको डेटा चाहिए तो ही तुम क्या कर पाएंगे? प्रिसाइजली एक्सपेक्टेशंस बना पाएंगे. अमाउंट ऑफ डिफरेंस रिकॉर्डेड एंड अमाउंट्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज दैट इज एक्सेप्टेबल. अब अपने को एसएपी डिसाइड हो गया, डेटा डिसाइड हो गया, इसके ऊपर अप्लाई करके एक्सपेक्टेशंस भी आ गए. अब एक्सपेक्टेशंस किसके साथ कंपेयर करना है? एक्चुअल. तो इसमें क्या मिलेगा? डिफरेंस. अब डिफरेंस, हाँ, तो तुमको डिटरमाइन द डिफरेंस एक्सेप्टेड विदाउट फर्दर इन्फ्लुएंस बाय मटेरियलिटी. तो डिफरेंस मटेरियलिटी के कम होना, उससे ज्यादा रहा तो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, रिकंसाइल करना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी. और उससे नहीं मिला तो फिर ऑडिट प्रोसीजर. थोड़ा सा तुम्हारा हैंग हो रहा है तो शॉर्ट में बता देता, फिर रिवीजन पे चले जाते हैं. इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स. फिर इन्वेस्टिगेट करो डिफरेंस अगर मटेरियलिटी के ऊपर है तो कैसे करेंगे? मैनेजमेंट को पूछेंगे या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेंगे. ये था अपना टेस्टिंग फेज. टेस्टिंग फेज यहां पे खत्म हुआ. अब कौन सा बचा है? कंप्लीशन. तो कंप्लीशन देखो, इंस्टीट्यूट ने ये 4 लाइन चैप्टर के एंड में डाल दिया. कंप्लीशन स्टेज. एनालिटिकल प्रोसीजर दैट असिस्ट व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल. आया क्या कंप्लीशन स्टेज के ऊपर? कंप्लीशन स्टेज. तो ये अपन ने ऑब्जेक्टिव में लिखा था क्या? ऐसे 520 का नियर द एंड ऑफ द ऑडिट. द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स. एनालिटिकल प्रोसीजर से जो भी कंक्लूजन्स है वो क्या करेंगे? कोराबोरेट करेंगे. कंक्लूजन्स
फॉर्म फ्रॉम द ऑडिट ऑफ अ इंडिविजुअल कंपोनेंट। ऑडिट करके जो कंक्लूजन्स बने एंड एनालिटिकल प्रोसीजर करके जो भी कंक्लूजन्स बने, ये एक दूसरे को क्या करते, कोराबोरेट करते, एक में को हेल्प करते, एक में को समझने में मदद करेंगे। इट असिस्ट द ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। क्यों? दोनों भी, इससे भी कंक्लूजन बन रहे, इससे भी कंक्लूजन बन रहे, क्योंकि अपने को एक ही काम था, ओपिनियन करेक्ट जाना। ओपिनियन करेक्ट जाना चाहिए तो इससे और इसके कंक्लूजन मैच होना, अगर मैच हो गए तो ओपिनियन करेक्ट जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अगर ये कंक्लूजन मैच हो गए तो ओपिनियन करेक्ट जाएगा, अगर नहीं हुए, इसके कंक्लूजन मैच नहीं हुए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर रिस्क असेसमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलेंगे और फिर मुझे वापस से पूरा ऑडिट करना पड़ेगा। फिर ऑडिट प्रोसीजर्स, फर्दर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे अगर मेरे लास्ट स्टेज मैच नहीं होती है तो। 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर मैं बताता हूं, फिर रिवीजन होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा हैंडल करो आज। ओके, SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, सेकेंड पार्ट पहले रिवाइज करते फिर फर्स्ट पार्ट पे आते। तो सेकेंड पार्ट, टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर 3 जगह आता है, प्लानिंग स्टेज, टेस्टिंग फेज, कंप्लीशन स्टेज। प्लानिंग स्टेज के अंदर आओ, वहां पे देख देख के बोलो, तुम टेंशन मत लो, सब रट्टा हो जाता, 2 मिनट लगते। हाँ, प्लानिंग स्टेज के अंदर जब एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करेंगे, इट विल असिस्ट द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस एंड आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ पोटेंशियल। दूसरा, इट विल असिस्ट द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ other audit procedure. And तीसरा, analytical procedure will use financial and non-financial data. फिर इससे प्लानिंग फेज खत्म हो गया। अब आगे अपन टेस्टिंग में एनालिटिकल प्रोसीजर वर्सेस सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। पहला पॉइंट, ऑडिटर में यूज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल और बोथ। विच वन टू यूज इज ऑडिटर्स डिपेंडिंग ऑन, he has to acceptably low level तक लेके आने का है। For that, inquire the management about availability and reliability of, an auditor should be satisfied with such data prepared. ये से आ गया, फाइनलाइज हो गया SAP यूज करना है तो क्या होना चाहिए, सैड पानी। व्हाट इज सैड पानी? सोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, disaggregation, predictability, account type, nature of assertion, inherent risk, what can go wrong। अगर ये सब अवेलेबल है तो मैं 4 टेक्निक यूज कर सकता, ट्रेंड, रेशो, रीजनेबलनेस, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ट्रेंड किसके साथ? पास डेटा और टू और मोर प्रायर डेटा। रेशो किसके साथ? बैलेंस शीट आइटम, चारों असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, चारों यूज कर सकते क्या? पर ये कौन सा डिफिकल्ट है? बैलेंस शीट डेटा। अब पर ये कब प्रेडिक्टेबल है? जब एक आधी रिलेशनशिप मिल जाएंगे। और इट शुड बी, रेशियोज कैसे होना चाहिए? रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड। किसको कंपेयर करेंगे? एंटिटी विथ इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ गया रीजनेबलनेस, इसको क्या यूज करेगा? नॉन फाइनेंशियल। इट इज मोर प्रेडिक्टेबल फॉर इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, बट इसके लिए क्या यूज करेगा वो? रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल, ये क्या यूज करेंगे? स्टैटिस्टिकल मॉडल यूजिंग फाइनेंशियल एंड टू प्रेडिक्ट करंट अकाउंट वैल्यू। फिर इसको यूज करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर को सब्सटेंटिव यूज करने के लिए 4 होना क्या? डिटरमाइनिंग सुटेबिलिटी ऑफ डेटा, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, डेवलपिंग एक्सपेक्टेशन, डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेबल। तो अगर डेटा, सुटेबिलिटी ऑफ डेटा किसके लिए मोर सुटेबल है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, रिलेशनशिप ऑफ डेटा एग्जिस्ट करता है, ऑडिटर्स असेसमेंट के हिसाब से ये इफेक्टिव है, और समटाइम्स अनसोफिस्टिकेटेड प्रोडक्टिव मॉडल में भी मोर इफेक्टिव। तो इससे सुटेबिलिटी हो गया। अब क्या डेटा होना चाहिए?
रिलायबल। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा पहले कैसा होना चाहिए, सोर्स। सोर्स कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी। दूसरा कंपेरेबिलिटी ऑफ ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा विथ एंटिटी डेटा। तीसरा नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या चाहिए बजट, क्या नहीं चाहिए गोल्स। एंड तीसरा कंट्रोल ओवर इट्स प्रिपरेशन, जो तीन चीजें को इंश्योर करे, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी। फिर अपने को डेटा को क्या करना है, एक्सपेक्टेशन, वे एक्सपेक्टेशंस डेवलप करने चाहिए। और एक्सपेक्टेशन कैसे चाहिए, प्रिसाइज चाहिए। तो प्रिसाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी, डिसएग्रीगेटेड होने चाहिए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। प्रिसाइज कब होंगे, जब एक्यूरेट डेटा होगा, डिसएग्रीगेटेड होगा और अवेलेबल डेटा होगा, तो क्या होगा, प्रिसाइज एक्यूरेट एक्सपेक्टेशंस बनेंगे। फिर एक्सपेक्टेशन किसके साथ कंपेयर करने, एक्चुअल के साथ। फिर उसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस किसके कम होना चाहिए, मटेरियलिटी से कंपेयर करो। और मटेरियलिटी से कम है तो ओके, नहीं है तो फिर इन्वेस्टिगेट करो। इसके लिए दो तरीके ऑप्शंस है, क्या करो, इंक्वायर टू द मैनेजमेंट और परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये डिफरेंस को मटेरियलिटी से कम रखो, ज्यादा है तो इंक्वायर टू द मैनेजमेंट और परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड एट लास्ट कौन सी स्टेज पे आ गए अपन, कंप्लीशन। कंप्लीशन स्टेज के अंदर असिस्ट द ऑडिटर टू फॉर्म ओवरऑल कंक्लूजन। तो आराम से अपन ऑडिट करके कंक्लूजन्स बनाएंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर करके कंक्लूजन्स बनाएंगे। ये दोनों एक में को क्या करना चाहिए, कोराबोरेट। अगर कोराबोरेट नहीं कर रहे हैं तो फिर अपने को अल्टीमेटली फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके अगेन ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा। वन लास्ट टाइम मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर की टाइमिंग तीन जगह, प्लानिंग स्टेज, टेस्टिंग स्टेज, कंप्लीशन स्टेज। प्लानिंग स्टेज में अपने को क्या करना है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दैट इज उन्होंने बोला है टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, रिस्क कहां पे वो ढूंढना, और इसके बेसिस पे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट। इसके लिए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा होना चाहिए। तो प्लानिंग स्टेज खत्म। फिर आया टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में सैप वर्सेस ऐप, एक तो टेस्ट ऑफ डिटेल या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर या बोथ, ये कौन डिसाइड करेगा, ऑडिटर का जजमेंट। किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ऑडिटर्स रिस्क, उसको अपने को क्या करना, एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेके आना चाहिए। और उसके लिए मैनेजमेंट को इंक्वायरी करो, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, अपने को उसके सेटिस्फाइड। फिर अगर ऐसे पे डिसाइड हो गया तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर, व्हाट आर द फैक्टर्स, सैड, इसके ऊपर चार टेक्निक लगाएंगे, ट्रेंड, रेशो, रीजनेबलनेस, स्ट्रक्चरल। और ये डिसीजन होने के बाद यूज करेंगे तो उसके लिए क्या है, सुटेबिलिटी ऑफ डेटा, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, डेवलपमेंट एक्सपेक्टेशंस एंड डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेबल डिफरेंस। तो ये है। अब उसमें से लास्ट वाला, डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेबल डिफरेंस। एक्सेप्टेबल डिफरेंस किसके नीचे होना चाहिए, मटेरियलिटी के नीचे। अगर मटेरियलिटी के ऊपर आ तो दो चीजें, इंक्वायरी टू द मैनेजमेंट और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट होने के लिए तीन चीजें होना, कौन सा, ये वाला एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, डिसएग्रीगेटेड होना चाहिए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बजट, फोरकास्ट, नॉन फाइनेंशियल डेटा, ये सब होना चाहिए। तो ये होगा। फिर आना चाहिए रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कहां से, सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल, इससे रिलायबिलिटी मिलेगी। और फिर आता है सुटेबिलिटी ऑफ डेटा। तो सुटेबिलिटी के लिए चार पॉइंट, कैसा, लार्ज वॉल्यूम होना, रिलेशनशिप रहना, ऑडिटर के असेसमेंट से इफेक्टिव रहना, अनसोफिस्टिकेटेड भी कभी कभी सुटेबल हो सकता है देन एनालिटिकल प्रोसीजर्स। फिर आता है कंप्लीशन स्टेज। कंप्लीशन स्टेज के ऊपर क्या है बोले थे अपन ने, हाँ, conclusion on the basis of analytical procedures. It should corroborate with conclusions formed by using audit as a individual component. Audit करके conclusions लाओ, analytical procedure करके conclusions लाओ, दोनों conclusions corroborate करेंगे और ये assist करेंगे for
ओपिनियन बनाने के लिए, बट अगर ये कोराबोरेट नहीं करते हैं तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढना पड़ेगा एंड अगेन पूरा ऑडिट प्लान करना पड़ेगा, तो मॉडिफाई द ऑडिट प्रोसीजर्स, ये सब करना पड़ेगा। तो ये था सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट, व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू फाइनेंशियल एंड पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो ये डेफिनेशन हो गया। और इसमें कंपैरिजन 5 तरीके का होता है। अपना कंपैरिजन विद इंडस्ट्री, प्रायर पीरियड, क्लाइंट एक्सपेक्टेड, ऑडिटर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यूजिंग नॉन फाइनेंशियल, इसको ही अपन ने आगे जाके इसमें देख लिए। एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखे, रेंट, होटल का रेंट का, फिर डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, ये सब एग्जाम्पल देखे क्या, एडवलरम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, ये सब एग्जाम्पल्स देखे। फिर ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आए। 2 ऑब्जेक्टिव्स है, रुको 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 रुको, हाँ, to obtain relevant and reliable audit evidence using substantive analytical procedure, and दूसरा to design and perform analytical procedure near the end of audit to form an overall conclusion which will consistent with auditors understanding of entity। ये 2 ऑब्जेक्टिव थे कि आपने, यस, और इसके थ्रू कुछ कुछ असर्शंस चेक कर सकते, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, पर कुछ कुछ नहीं कर सकते, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। डिफरेंस बिटवीन ऐप एंड सैप समझ गया था? ऐप बड़ा है कि सैप बड़ा है? और सैप किधर आता? सिर्फ टेस्टिंग फेज, और टेस्टिंग में भी एविडेंस फाइंड आउट करने के लिए अदर देन टीओडी। इधर तक ओके? समझा? पक्का? चलेगा, अभी के लिए इतना ही। विल स्टॉप इट हियर। क्वेश्चंस पूछो क्या छोटे छोटे? ओके, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता ट्राई करो आंसर करने के। ओके, अगर मैं मेरे प्रीवियस डेटा से कंपेयर करता हूं तो फिर क्या होते हैं, उसको ट्रेंड बोलते हैं उसको। ओके, मैं अगर नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज करता हूं, रीजनेबलनेस बोलेंगे। मैं मेरे इंडस्ट्री के साथ कंपेयर, रेशियो। ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर के टाइम क्या यूज होगा, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल? ओके, दोनों के दोनों यूज होंगे। विच वन इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ऐप और सैप? ऐप इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव के केस में कौन सा एक मिसिंग है, प्लानिंग वाला मिसिंग है, और कौन से 2 कवर्ड है, टेस्टिंग एंड कंप्लीशन यूज ये होते हैं। ओके, सैप के थ्रू बेसिकली क्या मिलता है, एविडेंस मिलता है। ओके, वेरी गुड। तो अभी अपन आ गए सेकेंड पार्ट के अंदर, आ गए प्लानिंग। ओके, जब भी प्लानिंग करते हैं उसमें 3 पार्ट डिवाइडेड है, तो ये हेल्प करेगा ऑडिटर को टू आइडेंटिफाई व्हाट, अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड पोटेंशियल रिस्क एरियाज, ये पहला पार्ट। एंड इट विल असिस्ट द ऑडिटर इन नेचर, टाइम ऑफ, और ऑडिटर को क्या चाहिए, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। वेरी गुड। फिर आते अपन टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में 3 ऑप्शन है ऑडिटर के पास। कौन से 3? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल और बोथ। ये 3 ऑप्शन है क्या? तीनों में से कौन सा यूज करना, ऑडिटर का जजमेंट, पर ये अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड है, ऑडिट रिस्क। अपने को क्या करना, ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल पे लेके आने का है। अब शांति से, फैक्टर्स टू कंसीडर, सैड पानी। अब सैड पानी के अंदर के मैं कौन से पूछ रहा हूं, सैड पानी का कौन सा कॉन्सेप्ट है वो तुमको गेस करना है। ओके, बैलेंस शीट के आइटम ज्यादा यूज में नहीं आते, P&L के ज्यादा आते। अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप, वेरी गुड, अकाउंट टाइप एग्जाम्पल है। ओके,
शांति से। हाँ, अगर ये रिस्क ज्यादा है तो मुझे सैप एंड टीओडी यूज करना है, अगर ये रिस्क कम है तो मैं सिर्फ सैप यूज करूंगा। इनहेरेंट रिस्क, व्हाट कैन गो रॉन्ग। ओके, अगर मेरे पास जो भी डेटा है वो अगर वो ग्रुप वाइज अवेलेबल है, डिसएग्रीगेशन। ओके, अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तो ही मैं एनालिसिस कर पाऊंगा, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती नहीं है तो मैं एनालिसिस कर ही नहीं पाऊंगा। प्रेडिक्टेबिलिटी। ओके, इसके थ्रू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक नहीं कर सकते। नेचर ऑफ असर्शन, तो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड हो गया। ओके, टेक्निक्स भी हो गया था अपना। ओके, अभी अपन आ रहे हैं एपी टू यूज एसएपी। ओके, अब इसके अंदर अगर मटेरियलिटी के नीचे डिफरेंस है तो फिर क्या करूं? कुछ भी नहीं करने का। अगर मटेरियलिटी के ऊपर है तो दो चीजें करने पड़ते, एनक्वायर टू द मैनेजमेंट, फर्दर ऑडिट। वेरी गुड। ओके, अगर मुझे लगा तो मॉडल रेफर करना तो कर लो। अगर मुझे एक्सपेक्टेशंस बनाने, वो एक्यूरेट होने चाहिए। एक्सपेक्टेशन कैसे होने चाहिए? एक्यूरेट होने चाहिए। एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने के लिए मेरे पास तीन चीजें होनी चाहिए। वेरी गुड। डिसएग्रीगेशन ऑफ द डेटा, नॉन फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। ओके, प्रेडिक्ट एक्यूरेसी के साथ कर सकता। फिर रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, इसमें 4 पॉइंट है। सोर्स इंडिपेंडेंट होना, अगर इंटरनल है तो कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन, उसमें 3 पॉइंट है। कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी। वेरी गुड। ओके, सुटेबिलिटी वगैरह हो गया। अब अगर अपन आते हैं कंप्लीशन स्टेज पे, किस पे आते हैं? कंप्लीशन स्टेज पे। दो कंक्लूजन्स है, कौन से दो? एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू कंक्लूजन्स, एक ऑडिट करके कंक्लूजन्स। ये दोनों क्या होना चाहिए? कोलैबोरेट होने चाहिए। अगर ये कोलैबोरेट नहीं हो रहे तो फिर वापस से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना पड़ेगा और वापस से ऑडिट प्रोसीजर का एनटीई डिसाइड करना पड़ेगा। ये किस में किया? ये तीनों चीजें, प्लानिंग, टेस्टिंग एंड कंप्लीशन, ये किसका पार्ट है? एनालिटिकल प्रोसीजर का पार्ट है। पक्का? ओके, चलेगा, बस यही था। विल स्टॉप इट हियर।